स्टडी ट्रैक यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज है 23 जून 2024। आज के जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं उसको हम लोग देखते हैं। आज का हम लोगों का पहला प्रश्न है, भर्तृहरि महताब को 18वीं लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया है। ये किस राज्य से संबंधित हैं? तो भर्तृहरि महताब ओडिशा से संबंधित हैं। ये कहाँ से संबंधित है? ओडिशा से संबंधित हैं। अब इनसे जुड़े फैक्ट हम लोग देख लेते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भर्तृहरि महताब को 18वीं लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया है। तो प्रोटेम अध्यक्ष नियुक्त करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है और इस प्रोटेम अध्यक्ष का नियुक्त करने की जो विचार है यह संविधान में कहीं भी अनुशंसित नहीं है। लेकिन यह संविधान के 94 अनुच्छेद के अनुसार इसमें पूर्व लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वह नवनिर्वाचित अध्यक्ष की सदस्यों की पहली बैठक के पूर्व ही अपना इस्तीफा दे देता है और उसके बाद जब नवनिर्वाचित सदस्य की पहली बैठक होती है उससे पहले एक प्रोटेम अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। अभी 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष थे ओम बिरला और वर्तमान में प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि महताब को नियुक्त किया गया है। और भर्तृहरि महताब ओडिशा के कटक लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह 6 बार से बीजू जनता दल के टिकट पर कटक से चुने गए हैं और यह इस बार चुनाव से ठीक पहले बीजू जनता दल से भारतीय जनता पार्टी में चले आए और इन्होंने 7वीं बार फिर से अपना चुनाव वहां से जीता और संसद में निर्वाचित होकर आए और उन्हें 18वीं लोकसभा का प्रोटेम अध्यक्ष चुना गया। अब अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस देश ने हाल ही में ईरान इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कोर को आतंकवादी संगठन घोषित किया है? इसे आतंकवादी संगठन कनाडा ने घोषित किया है। अब इससे जुड़े फैक्ट देखते हैं। इससे जुड़े हुए फैक्ट हैं कि ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स को आपराधिक संहिता के तहत आतंकवादी इकाई के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। इसे कनाडा ने सार्वजनिक सुरक्षा, लोकतांत्रिक संस्थानों और अंतर सरकारी मामलों के मंत्री डोमिनिक लोबांक जो कनाडा के हैं, उन्होंने इस निर्णय की घोषणा की कनाडा के सरकार की तरफ से। अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में NHAI ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके सड़क सुरक्षा बढ़ाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? इसका उत्तर हो जाएगा, हाल ही में NHAI ने IIIT दिल्ली के साथ सड़क सुरक्षा के लिए एक विशेष समझौता किया है। अब इससे जुड़े फैक्ट देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और दिल्ली के इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी IIIT के बीच हस्ताक्षर हुए हैं। यहाँ IIT समझने का भूल नहीं करिएगा, यह है IIT इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। यह इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी होता है IIT, यह नहीं है, यह है IIIT। और NHAI और IIIT के बीच एक समझौता हुआ है जिसके तहत 25,000 किलोमीटर के लंबे राष्ट्रीय राजमार्गों पर सड़क संकेत की उपलब्धता और उसकी स्थिति में सुधार के लिए
AI का उपयोग किस प्रकार से हो और उसके उपयोग से सुरक्षा को तंदुरुस्त किया जाए, इसके लिए दोनों के बीच समझौता हुआ है। अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस देश को 2000 मीट्रिक टन चावल के निर्यात की अनुमति दी है? तो हाल ही में केंद्र सरकार ने मालावी और जिम्बाब्वे को 2000 मीट्रिक टन चावल निर्यात की अनुमति दी है, जिसमें मालावी 1 मीट्रिक टन चावल खरीदेगा और 1 मीट्रिक टन जिम्बाब्वे चावल खरीदेगा, और जो वह चावल खरीदेंगे वह गैर बासमती चावल होंगे। पिछले साल 2023 में घरेलू उत्पाद को बढ़ावा देने और कीमतों पर नियंत्रण करने के लिए 20 जुलाई 2023 को गैर बासमती सफेद चावल के निर्यात पर रोक लगा दिया गया था। केंद्र सरकार ने 2 अफ्रीकी देश मलावी और जिम्बाब्वे को 2000 मीट्रिक टन गैर बासमती चावल निर्यात की अनुमति दे दी है। इसके अनुसार वह दोनों देश 1-1 हजार मीट्रिक टन गैर बासमती चावल को खरीदेंगे। अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के हिंडन स्थित वायुसेना स्टेशन पर पूर्व सैनिक के लिए रोजगार मेला लगाए जाने की योजना है? तो हाल ही में उत्तर प्रदेश के हिंडन स्थित वायुसेना पर रोजगार मेला, पूर्व सैनिकों के लिए रोजगार मेला लगाए जाने की योजना की गई है, जिसके अंतर्गत 21 जून को हिंडन कहाँ है? उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में है। वहाँ वायुसेना के ऑडिटोरियम में 21 जून को पूर्व सैनिकों के लिए रोजगार मेला लगाया गया। इसका उद्देश्य था कि देश भर के तीनों सेनाओं के पूर्व सैनिक इस रोजगार मेला में भाग लें, और उस मेले में लगभग 40 कॉरपोरेट कंपनियों ने भाग लिया और सभी पूर्व सैनिकों को रोजगार का दूसरा अवसर मिल सके, इस उद्देश्य से इस योजना की शुरुआत की गई, जिसके तहत रोजगार मेला लगाकर उन्हें दूसरा मौका दिया गया। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस उच्च न्यायालय ने आरक्षण का दायरा 50% से बढ़ाकर 65% किए जाने के राज्य सरकार के फैसले को रद्द कर दिया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा पटना उच्च न्यायालय ने। हाल ही में पटना उच्च न्यायालय ने सरकार के 65% आरक्षण के फैसले को रद्द कर दिया और वहां पर 50% फैसले को कायम रखा है। अब इससे जुड़े फैक्ट देखते हैं। इससे जुड़े हुए फैक्ट हैं कि कोर्ट ने यह फैसला सुनाते हुए कहा है कि 50% ज्यादा आरक्षण असंवैधानिक है, और पटना उच्च न्यायालय ने अब पिछली सरकार का फैसला, जिसे 65% आरक्षण था कर दिया गया था, उसे पुनः 50% आरक्षण पर कायम कर दिया गया है। और बिहार सरकार ने 2023 में जातीय जनगणना के बाद 65% आरक्षण देने का फैसला किया। भारत ने वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान कितने बिलियन अमेरिका डॉलर का मूल्य का 17,81,602 मीट्रिक टन सी फूड निर्यात किया है? इसका उत्तर हो जाएगा ए, 7.38 बिलियन अमेरिकी डॉलर के मूल्य का सी फूड भारत ने निर्यात किया है। अब इससे जुड़े हुए फैक्ट हम लोग देख लेते हैं। वित्त वर्ष 2023-24 में भारत का सी फूड निर्यात परिणाम के आधार पर अब तक का सबसे उच्चतम स्तर पर पहुंचा है। प्रमुख निर्यात वस्तुओं में फ्रोजन झींगा, फ्रोजन मछली प्रमुख रूप से शामिल है। इसमें अमेरिका और चीन को सबसे अधिक निर्यात किया गया है, और भारत ने 2023-24 के दौरान लगभग 60,000 करोड़ रुपया यानी 7.38 बिलियन अमेरिकी डॉलर के मूल्य का 17,81,602 मीट्रिक टन सी फूड निर्यात किया है, जो अब तक का सबसे अधिक। अब अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है,
हाल ही में विदेश मंत्रालय ने किस बैंक के साथ ई माइग्रेट के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो हाल ही में विदेश मंत्रालय ने एसबीआई के साथ ई माइग्रेट के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। इससे जुड़े फैक्ट हैं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई 1955 में इसकी स्थापना की गई। यह देश का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। विदेश मंत्रालय और भारतीय स्टेट बैंक ने एसबीआई पेमेंट गेटवे एसबीआई ई पे को ई माइग्रेट पोर्टल के साथ एकीकृत करने के लिए एक समझौता किया है। इस सहयोग का उद्देश्य भारतीय प्रवासी श्रमिकों, भारतीय एजेंटों और पोर्टल के उपयोगकर्ताओं के लिए डिजिटल भुगतान सेवाओं को बढ़ावा देना है। अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, वर्षा वन दिवस एक वार्षिक उत्सव है जो प्रत्येक वर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? तो वर्षा वन दिवस यह 22 जून को मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष इसे 22 जून को मनाया जाता है। अब इससे जुड़े फैक्ट हैं कि वर्षा वन दिवस 2023 विश्व वर्षा वन दिवस हर साल 22 जून को दुनिया भर में मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य है कि भविष्य की पीढ़ियों के लिए वर्षा वनों को संरक्षित सुरक्षित करना। और वर्षा वन से जुड़े हम लोग कुछ फैक्ट देख लेते हैं। वर्षा वन की एक बूंद वर्षा वन की छतरी के ऊपर। वर्षा वन, अब वर्षा वन समझिए क्या होता है। ऐसे इस प्रकार के वन जो वर्षा होने के लिए ही मशहूर हों, जहां पर लगभग 250 सेंटीमीटर कम से कम वर्षा होती है और कभी कभी 1000 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा होती है, इसलिए उसे वर्षा वन कहा जाता है। और वर्षा वन में उसके ऊपरी छतरी से जमीन तक बारिश के एक बूंद को पहुंचने में 10 मिनट का समय लगता है। अब इसी बात से सोच सकते हैं, एक वर्षा वन की छतरी यहाँ है और जमीन यहाँ है, यहाँ से यहाँ तक बारिश की एक बूंद पहुंचने के लिए 10 मिनट का समय लगता है, तो वर्षा वन कितना घना रहता होगा। आधुनिक दवाओं में इस्तेमाल होने वाले तत्वों का 1/4 हिस्सा वर्षा वन के पौधों से आता है। अब आधुनिक दवाई जो बनाए जाते हैं उसका भी 1/4 हिस्सा वर्षा वन से ही प्राप्त किया जाता है। ऑस्ट्रेलियाई वर्षा वनों में 80% फल फूल दुनिया में कहीं और नहीं पाए जाते हैं। दुनिया के लगभग 80% फल फूल ऑस्ट्रेलियाई वर्षा वनों में पाए जाते हैं। वर्षा वनों में साल में कम से कम 250 सेंटीमीटर से 1000 सेंटीमीटर तक की वर्षा होती है। वर्षा वन दुनिया भर में तापमान को नियंत्रित करने के लिए मदद करते हैं। अमेज़न वर्षा वन दुनिया का सबसे बड़ा वर्षा वन है और 8 देशों में यह फैला हुआ है और भारत से लगभग 2 गुना बड़ा है यह अमेज़न वर्षा वन। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस वर्ष प्रस्ताव द्वारा 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय एक योग दिवस के रूप में मान्यता प्राप्त किया गया? तो वर्ष 2014 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा योग दिवस को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मान्यता प्राप्त हुआ और 21 जून 2015 से हम लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाना प्रारंभ किया और जिसका इस वर्ष का विषय है स्वयं और समाज के लिए योग। अभी हाल में ही 10वां योग दिवस मनाया गया 2024 में, जिसका विषय है स्वयं और समाज के लिए योग। इसकी सार्वभौमिक अपील संयुक्त राष्ट्र द्वारा 21 जून को 11 दिसंबर 2014 को किया गया, जिसके पश्चात हर वर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। अब आज का प्रश्न हम लोगों का यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद। और इन सभी करंट अफेयर्स के पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आप स्टडी ट्रैक के डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां आपको डेली इसके आंसर की के साथ यह करंट अफेयर्स आपको पीडीएफ में मौजूद मिलेगा। धन्यवाद।